Good morning students. Today we are going to study unit number 3, that is laws of motion. We were doing question from NCERT example. Today we are going to start with question number 5. Now let us start. Question number 5 is conservation of momentum in a collision between particles can be understood from number 1 conservation of energy, number 2 Newton's first law of motion, number 3 is Newton's second law of motion, number D is both Newton's second and third law. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन, जब पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है तो उसमें से हम इन 4 ऑप्शन में से किससे उसे अंडरस्टूड कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ. देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. कि आपका जो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज dp बाई dt, ठीक है, वो आपका किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड के इक्वल होता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की. ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो ले लेते हैं, इफ वी टेक एक्सटर्नल फोर्स एज जीरो, तो आपका dp बाई dt क्या हो जाएगा. तो देखिए ध्यान से, dp बाई dt आपका हो जाएगा जीरो. तो देखिए ये है डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डेरिवेटिव हो रहा है मोमेंटम का, जो कि आ रहा है आपका जीरो. तो याद रखिए हमेशा कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं और वो जीरो आता है, तो दिस मीन्स वो क्वांटिटी आपकी क्या है, वो क्वांटिटी है आपकी कांस्टेंट. ओके, यू हैव डन दिस फॉर्मूला कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी या नंबर का डेरिवेटिव करते हैं और उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है. तो यहाँ से हमारे पास p क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया. सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ, ये था आपका फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. थर्ड लॉ क्या कहता है आपका, that is action and reaction is equal in magnitude but opposite in direction. okay, for every action there is equal and opposite reaction. तो वहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है, let us suppose force 1 2 that is equal to minus of f 2 1. ओके, अब देखिए अगर हम यहाँ से करें, आपको पता है ये फोर्स dp बाई dt होता है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास dp 1 2 बाई dt दैट इज इक्वल टू माइनस dp 2 1 बाई dt. ओके, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो यू कैन से dp 1 2, या आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, दिस विल बी प्लस dp 2 1 दैट इज इक्वल टू जीरो. यानी आपका जो डिफरेंस आ रहा है मोमेंटम में, उनका सम क्या है, जीरो है. ओके, तो एक तरह से ये क्या है, आपका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो रहा है मोमेंटम का, दैट इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब ये क्वांटिटीज जो आपकी p1 प्लस p2 होंगी दैट विल बी इक्वल टू, ये आपकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यही प्रूव करना था कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कोलिजन में बिटवीन पार्टिकल्स, उसको हम कौन से प्रोसेस से अंडरस्टूड कर सकते हैं. देखिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ से भी बता सकते हैं और हम न्यूटन के थर्ड लॉ से भी इसको बता सकते हैं. तो यानी हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आर ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट बोथ न्यूटन सेकेंड एंड थर्ड लॉ. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A hockey player is moving northward and suddenly turns westward with the same speed to avoid an opponent. The force that acts on the player is frictional force along westward, muscle force along southward, frictional force along southwest and muscle force along साउथ-वेस्ट. ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक हॉकी प्लेयर है जो कि नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव कर रहा है और सडनली वो वेस्ट वर्ड टर्न कर जाता है सेम स्पीड के साथ टू अवॉइड एन ओपोनेंट. आपने बताना है कि जो फोर्स उस प्लेयर के ऊपर एक्ट होगा वो कितना फोर्स होगा. ठीक है, मतलब वो फोर्स जो होगा वो किस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा और वो कौन सा फोर्स होगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. देखिए, this is north, this is south, this is east and this is west. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉकी प्लेयर जो था वो नॉर्थ वर्ड की तरफ मूव कर रहा था. ऑब्वियस सी बात है, उस तरफ मूव कर रहा था एंड देन ही सडनली टर्न वेस्ट वर्ड, तो वेस्ट की तरफ टर्न हो गया. ओके, अब इससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा, तो लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ वेक्टर. लेते हैं दो वेक्टर्स, एक वेक्टर हमने ए सपोज कर लिया और एक वेक्टर हमने बी सपोज कर लिया. देखिए तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ठीक है, तो ये आ गया आपके
वेक्टर्स को प्लस करके। बट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपका रिजल्टेंट, लेट अस सपोज ये ए था और ये बी था, लेकिन अगर हमने जो है वो माइनस करना है दो वेक्टर्स, तो वो कैसे किया जाता है, इसको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये माइनस बी वेक्टर हो गया, तो इसका रिजल्टेंट आपका ये बन जाएगा, एंड रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आप हम इस तरह से करते हैं और एडिशन में इस तरह से करते हैं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हॉकी प्लेयर जो है वो मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड और उसके बाद सडनली वो वेस्टवर्ड मूव कर जाता है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा उस प्लेयर के ऊपर, फोर्स कितना एक्ट होगा। तो देखिए फोर्स, आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से कि फोर्स जो होता है वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। यानी अगर आपका जितना भी चेंज हो रहा है मोमेंटम में, वो किसके इक्वल होगा, आपके जिसका डायरेक्शन, जो मोमेंटम का डायरेक्शन होगा वो सेम होगा आपके फोर्स के डायरेक्शन के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज रिटन एज P2 माइनस P1। तो ये होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो भी आपका P2 माइनस P1 का डायरेक्शन आएगा, वही डायरेक्शन आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा, और वही हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ओके। तो देखिए बात करें, अगर हम मूव कर रहे हैं नॉर्थवर्ड, सबसे पहले जो आपका हॉकी प्लेयर था नॉर्थवर्ड मूव कर रहा था, तो उसके मोमेंटम को वहाँ पर हम P1 से सपोज कर लेते हैं, देन ही मूव सडनली टू साउथ वेस्टवर्ड, तो उस मोमेंटम को हम P2 से डिनोट कर देते हैं, ओके। तो देखिए ये आपका P1 है और ये आपका P2 है, बट हमें यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालना है, यानी P2 माइनस P1 निकालना है, ठीक है। तो इसीलिए माइनस हमारा कौन से डायरेक्शन में बनेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इस तरफ बनेगा, तो ये माइनस हमारा क्या हो गया, P1 हो गया। ये आपका P2 वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, आपका P2 ही होगा। तो ये देखिए P2 ये हो गया और P1 ये हो गया, तो इसका रिजल्टेंट आपका इधर बन जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू P2 माइनस P। आपका कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में बन रहा है, तो ये आपका डायरेक्शन शो कर रहा है साउथ वेस्ट, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं, तभी मैंने आपको रिजल्टेंट का कंसेप्ट बताया कि जब हम ऐड करते हैं तो दो वेक्टर्स में इस तरह से ऐड करके उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो वेक्टर ये बी बना हुआ था, इसके ऑपोजिट पहले हमें बनाना पड़ेगा, माइनस बी, तो इसीलिए फिर हमारा रिजल्टेंट जो निकलेगा वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बनेगा। तो यहाँ पर भी हमने यही किया कि देखिए ये नॉर्थ की तरफ था और इसने वेस्ट की तरफ टर्न कर गया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, क्योंकि अगर हम यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो तो हमारा P1 प्लस P2 बनेगा, बट हमने P1 प्लस P2 नहीं निकालना है, हमने चेंज निकालना है, यानी P2 माइनस P1 का निकालना है रिजल्टेंट। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये P1 है तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ क्या बनेगा, माइनस P1 बनेगा, और ये आपका P2 था, तो रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर इसीलिए P2 माइनस P1 हुआ, और ये जो डायरेक्शन हुआ ये आपका क्या हुआ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन हुआ, ओके। और फोर्स जो आपका लग रहा है वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ओके। सो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। So in this way you will do these type of question. Now let us move to the next question. Now the next question is, a body of mass 2 kg travels according to law xt is equal to pt plus qt square plus rt cube, where q is equal to 4 meter per second square, p is equal to 3 meter per second, r is equal to 5 meter per second cube. The force acting on the body at t is equal to 2 second s. देखिए आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बॉडी दे रखी है जिसका मास आपको गिवन है, जो ट्रैवल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस, ठीक है, जहाँ पर क्यू पी और आर की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको क्या निकालना है, आपको फोर्स निकालना है उस बॉडी पे जो कि टेम्परेचर, जो कि सॉरी टाइम 2 सेकेंड पे लग रहा है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। दूसरी बात है देखिए एक्सेलरेशन,
हम एक्सेलरेशन को टू फॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, जब वेलोसिटी होता है आपका, अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डेरिवेटिव अगर हम टाइम के साथ करते हैं तो क्या निकलता है? हमारा एक्सेलरेशन निकलता है। ठीक है, तो वैसे ही देखिए, अगर हम पोजीशन का डेरिवेटिव टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो वेलोसिटी निकल रहा है, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं पोजीशन का डबल डेरिवेटिव करूं तो भी मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? dx² बाय dt²। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब पहले आप वेलोसिटी निकालिए, फिर वेलोसिटी का डेरिवेटिव करिए, एक्सेलरेशन निकालिए, या फिर 2 बार डेरिवेटिव करके सीधा एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ओके, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? dx² बाय dt²। ओके, तो इट इज़ अप टू यू। इफ़ यू वांट टू राइट लाइक दिस, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो, या फिर पोजीशन का 2 बार डेरिवेटिव करके यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू। ठीक है, अब देखिए पोजीशन हमें दे क्या रखा है? x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x at t इज इक्वल टू pt प्लस qt² प्लस rt³। ये आपको इक्वेशन गिवन है। ओके, जहाँ पर आपको p, q और r की वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। p की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3t, q जो है आपका 4 है, 4t² बन गया ये, प्लस r जो है आपका 5t³ आ गया। तो ये आ गई आपकी x की इक्वेशन। ओके, अब सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव, हमें 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले एक बार करते हैं dx बाय dt। ओके, तो dx बाई dt करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे। देखिए, डेरिवेटिव के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। आपका फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो देखिए जो पावर होता है वो आपका आगे आ जाता है, और पावर में से एक क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए, दिस इज सिंपल सी बात है। अगर लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ t³, तो क्यूब आपका 3 आगे आ जाएगा, और 3 में से -1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3t²। ओके, तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं 3t विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो देखिए t की पावर है 1, 3 आपका कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ही रखते हैं। 1 आगे आ जाएगा, तो t की पावर 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0, प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 को बाहर ही रखते हैं। t² का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 2 में से 1 क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर रखते हैं। 3 आगे आ जाएगा, t की पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ध्यान से देखिए। देखिए, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, किसी की भी पावर क्या होता है आपके पास? 0, 1 होता है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टर्म 1 बन गया, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 4 × 2 = 8 t, यहाँ पर t 2 - 1 था, तो t की पावर क्या आ जाएगा? सिंपल 1, प्लस 5 × 3 = 15, यहाँ पर ये क्या आ गया? t की पावर 2। तो एक बार जब हमने डेरिवेटिव किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 3 + 8t + 15t²। ओके, तो एक तरह से आप कह सकते हो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सीधा एक्सेलरेशन आ जाएगा, या फिर आप यही कह लीजिए कि इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी आप सिंपल कह सकते हैं dv बाई dt करिए, या फिर d2x बाई dt² करिए। दोनों बात सेम ही है, निकाल लेते हैं। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करते हैं। ये टर्म हम राइट कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है आपके पास टर्म? 3 + 8t + 15t²। ओके, अब देखिए, कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है उसका डेरिवेटिव 0 होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, प्लस 8 t है, t की पावर 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा। ठीक है, और t की पावर 1 - 1 हो जाएगा, सिंपल, प्लस 15 था आपके पास, 15 हम ऐसे रख देते हैं। t की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, और t 2 - 1 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ देखिए, t की पावर दोबारा 0 बन गया, और t की पावर 0 क्या होता है आपके पास? 1 होता है। तो यहाँ पर 8 × 1 = 8 आ गया, सिंपल, प्लस 15 × 2 =
30t। तो इस तरह से हम जो है डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 8 + 30t। तो यही हमारी वैल्यू थी एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो हमारे पास ए आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया। मास हमें पता है, हम वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। लेकिन दूसरी बात उन्होंने क्या कहा है कि आपको फोर्स निकालना है बॉडी पे, टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। तो पहले हम टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर आप t को 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू विल गेट, ये हो जाएगा आपके पास 60, 32 से 60 + 8 दैट इज 68। ओके, तो आपके पास वैल्यू आ गई 68। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 68 हो गई और मास हो गया आपके पास 2। तो F विल बी इक्वल टू दैट इज 2 × 68। तो यू विल गेट, ये कितना हो जाएगा आपके पास 136 न्यूटन। ओके, तो फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 136 न्यूटन। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the next question is, a body with mass 5 kg is acted upon by a force F is equal to -3I cap + 4J cap Newton if its initial velocity at t equal to 0 is v is equal to 6I cap -12J cap meter per second, the time at which it will just have the velocity along the y axis is। देखिए आपको क्या दे रखा है, एक बॉडी दे रखी है जिसका मास आपको गिवन है, ठीक है। उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू आपको गिवन है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है एट टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में एट द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव द वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। तो आपने निकालना है वो टाइम जिस पे जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगी। ओके, तो वो टाइम कौन सा होगा। तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वी विल राइट दोस, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, लेट अस राइट इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है 6I cap -12J cap मीटर पर सेकेंड। ओके, फोर्स हमें गिवन है दैट इज -3I cap + 4J cap न्यूटन। नेक्स्ट इज गिवन मास दैट इज 5 kg। ओके, तो सबसे पहले वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स क्या होता है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा फोर्स अपॉन मास। ओके, तो फोर्स की वैल्यू है आपके पास -3I cap + 4J cap, इसको डिवाइड कर देंगे मास के साथ, तो दिस विल बी अपॉन 5। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखिए ध्यान से, अब हमने क्या निकालना है, हमने मेनली टाइम निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, उसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होना चाहिए हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ वाई कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वाई एक्सिस के उसमें निकालने के लिए कहा है। तो इसका मतलब उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, उसका एक्स कंपोनेंट होगा आपका 0, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कि द टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी जो होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। नाउ लेट अस अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें पता है v इज इक्वल टू u + at होता है, ठीक है। x के अलोंग करते हैं इसको। अब देखिए x के अलोंग हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें y एक्सिस के अलोंग ही चाहिए, तो x के अलोंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें दे ही रखी है, x के अलोंग कितनी दे रखी है 6, ठीक है, वी विल राइट 6। सिमिलरली एक्सेलरेशन जो होगा आपका x में वो कितना होगा, दिस इज योर एक्सेलरेशन दैट इज -3/5 इंटू t। ओके, तो ये आ गया आपका वैल्यू, सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यू ऑफ t। देखिए 6 -3/5 t इक्वल टू 0, 3/5 को उधर ले जाइए, दैट इज 6 इज इक्वल टू 3/5 t, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 5 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो टाइम कितना आ गया आपके पास, टाइम इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, वी गेट 10 सेकेंड्स।
ठीक है। तो टाइम की वैल्यू क्या होगी आपकी 10 सेकेंड। जब आपकी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं टाइम एट विच इट विल जस्ट हैव द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स वाली को हमने क्या पुट कर दिया था 0, और हमारे को जहाँ जहाँ कंपोनेंट्स जो पता थे हमने वैल्यूज पुट की और हमने टाइम का पता चला लिया। जो टाइम जो है हमारा कितना है 10 seconds है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कार ऑफ मास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and acquires a velocity along east. V is equal to V I cap, where V is greater than 0 in 2 seconds. Assuming the car move with the uniform acceleration, the force exerted on the car is mv by 2 eastward and is exerted by the car engine, mv by 2 eastward and is due to the friction of the tire exerted by the road, more than mv by 2 eastward exerted by the engine and overcome the friction of the road and mv by 2 exerted by the engine। देखिए आपको क्वेश्चन क्या गिवन है कि कार है जिसका मास जो है आपको m गिवन है, तो मास हमें m गिवन है। फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ, वो स्टार्ट कहाँ से करती है, रेस्ट से स्टार्ट करती है, और जो एक्वायर करती है वो वेलोसिटी अलोंग ईस्ट करती है, जिसकी वैल्यू आपको v इज इक्वल टू वी आई कैप दे रखी है, और जो टाइम लगता है उसे कितना लगता है 2 सेकेंड्स लगता है। अज्यूमिंग द कार मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि कार जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो आपको फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ईस्टवर्ड डायरेक्शन है उसको हम क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए आपका कार जो है वो मूव कर रहा है। अब कार मूव कर रहा है तो मूव करेगा, किसकी वजह से मूव करेगा, फ्रिक्शन की वजह से, जो कि एक्ट कर रहा है किसके बीच में, टायर और रोड के बीच में, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा आपका रोड का ऑन द टायर, वो एक्ट किस में करेगा, ऑब्वियस सी बात है फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और वो इक्वल होगा बट ऑपोजिट होगा किसके, टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द टायर, मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है, यहाँ पे हमें मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, m दे रखा है, हमारे पास मास जो है वो m है, ठीक है। और वेलोसिटी है जो स्टार्ट कर रही है रेस्ट पोजीशन से, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 0 है। और फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो जो वेलोसिटी वो एक्वायर कर रहा है ईस्ट वर्ड की तरफ, वो कितना है आपको वी आई कैप गिवन है। ओके, एंड द टाइम इंटरवल, टाइम कितना लग रहा है आपको, टाइम इज 2 सेकेंड्स। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है आपका वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपका लॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे, काइनेमैटिक्स की इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें v की वैल्यू क्या गिवन है, वी आई कैप लिख लीजिए, जो जो गिवन है वी आई कैप गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 0 है। ओके, एक्सेलरेशन वी हैव टू कैलकुलेट, वी विल राइट इज एट a एंड t जो है आपके पास 2 है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन ये आ जाएगा आपका वी आई कैप दैट इज इक्वल टू 2a, तो हेयर a विल बी इक्वल टू वी आई कैप बाय 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी आपके पास वी आई कैप बाय 2। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास वी आई कैप बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। तो जो यानी फोर्स एक्ट कर रहा है कार पे वो कितना कर रहा है, mv बाय 2 कर रहा है, और वो किस तरफ कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ लग रहा है आपका, ठीक है। और जो एक्सटर्नल फोर्स जो है सिस्टम पे वो किसकी वजह से है, वो फ्रिक्शन की वजह से है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका फोर्स है mv बाय 2 इज बाय फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन की वजह से ही है, एंड हेंस फोर्स बाय इंजन इज इंटरनल फोर्स, और जो इंजन की वजह से फोर्स लगेगा वो आपका इंटरनल फोर्स होगा। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज mv बाय 2 ईस्टवर्ड and it is due to friction on the tire exerted by the road. So our option B is correct. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.